दूसरे की फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। अपनी ही बड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही शो हम ऐसे क्यों हैं में। आज हमारे साथ फिर दो खास मेहमान, मिस सुभा राजन CII की एक्सटर्नल अफेयर्स की हेड हैं, और मिस्टर शैलेश तिवारी जो G4S संस्था के रीजनल डायरेक्टर हैं फॉर साउथ एशिया रीजन। आप दोनों का स्वागत है। आप दोनों के साथ हमारी जुड़ी हुई है ऑडियंस, भारतीय विद्या भवन से आई है, आपका भी स्वागत है। आज का मुद्दा 90% या 80% ऑफ हमारी पॉपुलेशन रियली बहुत गरीब है, लेकिन साथ ही साथ एक वेस्टेज का भी माहौल है। तो एक तरफ है गरीबी, तंगी, कमी, और दूसरी तरफ है बर्बादी। आज बात करेंगे वेस्टेजेस की। आप दोनों प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स हैं, आपसे शुरुआत करता हूं। शैलेश जी, ये बताइए कि हमारे देश में सबसे बड़ी वेस्टेज या बर्बादी किस बिंदु पे होती है? सबसे बड़ी वेस्टेज हमारी सोच में है। आपके मोन्टाज में आया है कि समझदारी की कमी। अगर तंगी है और अगर एक तरफ बर्बादी है तो महंगाई तो बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पर, प्रोडक्टिविटी पर डायरेक्ट असर आएगा, उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल असर आएगा। तो चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, रोड हो, और चाहे ऑयल हो, किसी भी साइड में आप देखें, खाने पर हो, सुनने में आता है कि एक जगह ग्रेन्स, मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ग्रेन्स पानी में बर्बाद हो गए। जब ये सब देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, तो लगता है कि बर्बादी एकदम सामने दिख रही है, और उसके लिए एक तरफ भुखमरी है। हाँ। और दूसरी तरफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड टन्स ऑफ ग्रेन हमारा बर्बाद हो गया। जी, आपने बोला इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी हमारी कम है क्योंकि हम एक्स अमाउंट किसी भी रिसोर्स का लेके वाई जो रिजल्ट लाते हैं वो उसके अनुपात में कम होता है, बीच में वेस्ट हो जाता है। इफेक्टिवनेस कह सकते हैं हमारी ज़्यादा है क्योंकि किसी भी कीमत पर हम फाइनली वो गोल अचीव कर लेते हैं। लेकिन अगर हम आज बात शुरू करना चाहें, ये किस मुद्दे से शुरू करना चाहेंगे? क्या आप पानी की बात करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करना चाहेंगे, किसी और चीज़ की बात करना चाहेंगे? मैं एक सिंपल रोड पर बात करना चाहूँगा। 30 किलोमीटर मेरा ऑफिस है मेरे घर से। नॉर्मली 30 किलोमीटर ऑफिस है, 60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से अगर मैं जाता हूँ तो 30 मिनट में पहुँचना चाहिए। 10 मिनट ट्रैफिक का ले लीजिए, 40 मिनट में पहुँचना चाहिए। 2 घंटे में पहुँचता हूँ। तो सारी इफिशिएंसी, चाहे मेरी 20 लाख की गाड़ी हो, चाहे मेरी करोड़ रुपए की गाड़ी हो, पेट्रोल डीजल सबका खर्चा रास्ते में है। 2 घंटे पर डे में अपने ज़िंदगी के एक्स्ट्रा वेस्ट कर रहा हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बर्बादी हमारे देश में है समय की, और साथ साथ फ्यूल बर्बाद हुआ क्योंकि 2 घंटे गाड़ी चली, बीच बीच में ट्रैफिक में रुकी होगी तो वैसे ही फालतू चली, आइडलिंग जो चली उसकी, साथ में आपको तनाव हुआ, एंजाइटी हुई, हेल्थ कॉस्ट बढ़ गई, एटसेट्रा। हेल्थ कॉस्ट बढ़ गई। और दूसरा, एक धीरे धीरे ये करते करते जीवन में ये हो जाता है कि ये मुझे एक्सेप्ट ही करना है। उसकी वजह से मेरी मानस्थिति पर फर्क पड़ता है। मेरे पूरे देश के हर व्यक्ति की मानस्थिति पर उस पर फर्क पड़ता है क्योंकि वो इसको एक्सेप्ट करने लगता है। मतलब वो कहता है कि ये है ही, इसके बगैर मतलब ये तो हमें टॉलरेट कर सहना पड़ेगा ही। जी, ये एक बीमारी हो गई। और पवन जी, इस पर अभी मैं क्रोएशिया में था, डेवलप कंट्री नहीं है ज़्यादा, मैं मतलब नेगेटिव में नहीं कहना चाहता, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी देश है, मेरा देश भी बहुत अच्छा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है हमारे जैसे। मगर वहाँ पर जो मेरे को ड्राइव कर रहे थे मेरे होस्ट, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो ड्राइव करे। उन्होंने बोला मैं एक जगह पर 8:30 बजे पहुँच जाऊँगा डिनर के लिए। हम सब लोग उनके साथ थे, हम 8:26 पे वहाँ पहुँच गए। आज मेरा दावा है
देश में इस रफ्तार से गाड़ी लेकर 300-400 किलोमीटर कवर करना और ये बोलना कि मैं इस समय यहाँ पहुँच जाऊँगा, कोई भी नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं कह सकता। एक खड्डा 1 इंच बराबर पूरे रास्ते में नहीं आया। शैलेश जी तो बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन पवन जी एक छोटा सा बात मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। आई डोंट थिंक इंडिया इज थर्ड वर्ल्ड कंट्री एनी मोर। आई वुड लाइक टू थिंक India is certainly much higher than that. Sure. And coming from the world of industry, I'm proud to say that India should soon be in the first 10 economically developed countries of the world. But these little pitfalls and loopholes जो इंडिया में होता है, if they can be corrected, क्यों नहीं इंडिया शायद नंबर 1 इकोनॉमी ही बन सकता है। Absolutely. इंशाल्लाह, गॉड विलिंग। कहीं पर हम सब की वही इच्छा है। कहीं पर एक इंडिया को राइज करने का कारण ये भी है कि जब हम पहले 2000 साल पहले विश्व के लीडर थे, वो छवि हम आज तक नहीं भूले। हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, लेकिन हम बट वी डिड नॉट फॉरगेट दैट मेमोरी। वी आर स्टिल लिविंग विद दैट मेमोरी। वी वांटेड टू बी अलाइव अगेन। बट द पॉइंट व्हिच I'd like you to comment on is how can we save this time which is getting wasted? First of all, I would strongly recommend flexi timing. For example, in China, everybody doesn't have to be in the office at 9 o'clock. There are flexi timings. People can go, some people can go, women can work from the house. People can go in the afternoons. They can choose between going in the mornings, afternoons, or even doing night work. So flexi timing saves a lot on timing. So everybody is not on the road at the same time together. Okay, now one of the important elements of flexi timing is that some of the people will work in the later part of the evening, in the night also. Absolutely. But in the night also traffic is very bad. The point remains that road is a very critical aspect of a country's development. And roads need to be designed in a correct manner. When I was in Dubai, and I've been in the part of the progress of Dubai over its industrial phase, what we realized there that they designed the roads as for traffic they could imagine. Then the road repair doesn't happen every day. Here, road can be done today, by tomorrow morning it is in splits. I don't understand this. Why should a road repair, if road has been made in a correct manner, why should it need a repair? It affects my time. You see, India has the largest mode of transport on the road. Largest, meaning you have bullock carts to private to everybody. Absolutely. So if you have a fast moving lane which needs to be there, then this needs to be somewhere else. This needs to be taken as a decision. After all, efficiency depends on engineering, enforcement and education. The engineering needs to get right. तकनीकी विकास होना चाहिए। और जैसा कि आपने बोला कि दुबई में अगर हम रोड बनाते हैं तो सोचा जाता है कि यहाँ पर कितना ट्रैफिक चलेगा, कितने पेडेस्ट्रियन चलेंगे, उनके लिए फुटपाथ बनेगा, कितनी साइकिल्स यहाँ पर चलेंगी, उनके लिए साइकिल पाथ बनेगा। इवन जो रेड लाइट्स और ग्रीन लाइट्स होती हैं, वो तो कुछ देशों में तो वजन के हिसाब से उस रोड पर कितना वजन है उतनी देर वो लाइट ग्रीन रहेगी। I feel that not enough homework is being done in India when we do our infrastructure. Absolutely. We don't look at it from a futuristic point of view. It's always done from like for the next 6 months. It's not looking at for the next 60 years or something like that. ट्वीकिंग है, चेंजेस स्केल में चेंज नहीं है, हमें स्केल में चेंज चाहिए। Absolutely. इस पर एक बात कहना चाहूँगा, वो ये कि जो लोग वहाँ पर सड़कें बना रहे हैं या कहीं भी जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब कुछ हैं, उनका इनपुट मेरे देश के ह्यूमन रिसोर्स का ही है। मतलब हमारे लोग ही गए वहाँ जी। और वो चीज बन रही है, वो चीज हो रही है, वो चीज करेक्ट है। तो कहीं पर गवर्नेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। करेक्ट, आई फुली एग्री विथ यू। And also I feel, in addition to governance, attitude is a very important field. I basically, if you were to ask me, I think if the basic attitude of the Indian people can be changed, there's a lot of improvement. I have, as I rightly said, I've visited many countries in my life, and I have seen Indians in foreign countries adhering to the rules, not putting paper on the road, standing in a queue, so obedient.
Yet the same Indian, when he comes back to India, he becomes a different person. He is spitting on the way, he is throwing paper. He's the whole world, the whole of India becomes his backyard, his garbage can. Why can't the attitude of the Indians change towards their own motherland? Isn't it? I'm so happy to see the young generation sitting here, because they are the future of India, and they are the ones who are going to take India into becoming the top class economy in every way by basically changing their attitude. I'd just like to give a small example. My car was following a truck, a water tanker, which was continuously dripping water. I tried to stop and tell the driver, but he didn't give a damn. To him, it was everyday affair that his water keeps dripping. All over the road, the water was dripping, and hundreds of such water tankers all over India must be wasting so many gallons of water every day. Think of the water that could have been saved. They say the next third world war could be based just on water. We are all fighting over every drop of water. Similarly, there was another car in front of me which was dripping oil. So two most important ingredients which we are fighting to save, the average Indian is wasting it by gallons every day. If every Indian takes a vow that I will not waste water, I will not waste oil, in addition to several other, these two basic things, I think India will have a long way to go. बड़ा अच्छे पॉइंट्स आपने बोले. आपने बोला पानी सेव करो और ऑयल सेव करो, आपने बोला समय सेव करो. अभी वापस आते हैं इसी चर्चा पर, बट पहले देखेंगे कुछ बाइट्स. ये आजकल की जो है बहुत ज़रूरतें हैं, पानी है, ईंधन है, पेट्रोल जैसे है, और इन चीज़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं. आजकल बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाया जाता है कि पानी किस तरह से बचाना चाहिए, उनको छोटे छोटे मॉडल बनाने के लिए दिए जाते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है एक बहुत बढ़िया उपाय है, जिसके थ्रू जो है हम पानी की बचत कर सकते हैं, या जो बरसात का पानी है उसको रीयूज़ कर सकते हैं. तो इन 2-3 माध्यमों के जरिए हम जो है पानी को बचा सकते हैं और उनको आने वाले समय में यूज़ कर सकते हैं. ईंधन है, लोग गाड़ियाँ बेफालतू में चलाई जा रहे हैं. अब गवर्नमेंट ने मेट्रो चलाई है, मेट्रो के अंदर सफ़र करें, पेट्रोल बचेगा. इस तरह से कई चीज़ें हम जो है बचा सकते हैं. पानी का जो है सदुपयोग करना चाहिए. कई लोग शावर में खड़े होकर नहाते रहते हैं. बाल्टी में लेके पानी लेके नहाओ, उससे पानी की बचत होएगी, कम पानी खर्च होगा. पूल बनाओ गाड़ियों में आने जाने के लिए, उससे भी पेट्रोल की बहुत बचत होएगी. आगे आने वाले समय में पेट्रोल बचेगा ही नहीं. पानी के बारे में ये है कि जैसे बरसात का पानी होता है उसको भी जमा करके हम यूज़ कर सकते हैं. बहुत से धुलाई सफाई में कार धुलाई करना, बहुत से लोग ऐसे हैं कि कार की धुलाई करते हैं तो पूरा पाइप खोल दिया और पानी बह रहा, उसकी कोई चिंता नहीं है. नहाने वाले भी अगर बाल्टी में लेके नहाएंगे तो कम खर्चा होगा. और जैसे बहुत सा पानी ऐसा है जैसे कि कपड़े वपड़े धोने के बाद यूज़ होता है, बचता है, तो जैसे कि पेड़ पौधों में डाला जा सकता है. बहुत सी जगह ये सब में काम आता है. पानी जिससे हम कुछ समझते ही नहीं, जबकि पानी ही सब कुछ है. जल ही जीवन है, ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब हम इसको अमल में लाते हैं, जिस दिन 2 दिन पानी नहीं आता है तो उस दिन हमको होश आ जाती है कि पानी की वैल्यू क्या है. सबसे बड़ी समस्या है पानी. पानी जितना हम बचाएं उतना आने वाली पीढ़ियों के लिए बढ़ता चला जाएगा, बचता चला जाएगा, और ये इसके बिना जीवन नहीं है. जैसे बिजली की बचत में बिजली अपने अपने हिसाब से लोग चलाते हैं, क्योंकि ये नहीं सोचते हैं कि हमें आगे अगर हमारा हिंदुस्तान अगर तरक्की करेगा तो हमें भी फ़ायदा है, हिंदुस्तान का भी नाम होगा. जैसे पंखा चल रहा तो चल रहा, कूलर एसी की ज़रूरत भी नहीं होती फिर भी चला रहे हैं, तो उस पर कंट्रोल खुद किया जा सकता है. बिजली जब तक आती है तब तक हमें लगता है कि बिजली का कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन बिजली जब जाती है तो उस टाइम हमें पता लगता है बिजली क्या चीज़ है. बिजली आज की डेट में जैसे हम कई बार देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट जिसकी ज़रूरत दिन में नहीं है वो जल रही होती है, फिर हम अपने आप को भी कोसते हैं, गवर्नमेंट को भी कोसते हैं. बड़े अच्छे पॉइंट्स आए. Absolutely, very very good. तो शुरुआत करनी चाहिए जल से. जल के बारे में आपका क्या कहना है और किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं वाटर को? जैसे उन्होंने अभी ठीक कहा, जल जीवन की लव है. वाह. तो जल अगर उसी से कहते हैं, किसी ने एक्सप्लेन किया था, तो अगर वो जीवन की लव है और 2.5% ऑफ वाटर इज व्हाट इज देयर फॉर ह्यूमन बीइंग टू ड्रिंक. सो अगर हम लोग उसका कंजर्वेशन या उसका राइट यूज अभी से नहीं करना शुरू करेंगे, बहुत सारे तरीके इन लोगों ने बताए हैं.
कि उस तरीके से हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। वेस्टेज मान्यता की बात है। मैं शावर ले रहा हूँ, ये शावर मैं 2 घंटे ले सकता हूँ कि 2 मिनट ले सकता हूँ। मैं शेव कर रहा हूँ, मैं नल चला के शेव कर रहा हूँ या एक मग में पानी लेकर शेव कर रहा हूँ। बहुत तरीके हैं जैसे हम इवन एक ड्रॉप पानी सेव कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, सारा दुनिया एक ड्रॉप पानी सेव करे तो इमेजिन कितना पानी सेव। 7 बिलियन ड्रॉप। एब्सोल्युटली। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ब्रशिंग द टीथ, हम सब टैप को ओपन करके आराम से ब्रश करते हैं। We have no value of the amount of water going. Second, when men shave, The tap पूरा is tap is on. Instead, if they just use a small mug, कहीं पर पहले हमको कुएं से पानी निकालना पड़ता था। मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, अभी भी कुआं है घर में, कुएं से पानी खींचना पड़ता है। तो जब 2 बाल्टी कुएं से पानी खींचो तो लगता है कि 2 बाल्टी काफी खींच लिया। ठीक है, अभी पावर पंप ऑन कर दिया हमारे साहबजादे ने, वो भर गया है, ओवरफ्लो भी कर रहा है, तो वो महसूस नहीं होता। we are a very spoiled generation of people now. Everything is ready made, everything is coming handy. We don't have to sweat for it anymore. So Yeah. that is why we have started wasting. And So- for the future generation, everything is there at a fingertip. So they don't realize the value, the hard work our ancestors had, drawing water, going to the lake. And my grandmother used to say she used to walk 10 kilometers to bring water. So every drop was precious. And I feel that we really, and most, I was reading somewhere that maximum water is wasted on washing clothes. The way we Indians wash our clothes. So, because we keep thinking we have to put more and more water to make our clothes clean, which is totally wrong. and you wash it in running water. It in should running be water. washed in pails or buckets. In buckets. tubs, yeah. Absolutely. अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी डिसएडवांटेज हो सकते हैं क्योंकि वॉशिंग मशीन बहुत पानी कंज्यूम करता है। ऐसा है? No, but nowadays in hotels, there's a little thing kept in the next to your towels and next to your bed sheet, saying that water is precious. If you do not want your towels to be changed every day, hang it there. If you do not want your bed sheets to be changed every day, leave a note there. So that means people are getting aware of it. तो कंसेप्चुअल एप्लीकेशन की बात है, डिसिप्लिन की बात है, उसकी वैल्यू वर्दीनेस की बात है, एहसास की बात है। और जो नया जनरेशन जिसके हाथ में ये सब कुछ आ रहा है, एक्चुअली में है बहुत तेजस्वी जनरेशन, है बहुत यशस्वी जनरेशन। मुझे ये यूथ की जनरेशन बहुत पसंद है। हमारे समय 5-6 जॉब्स होते थे, मैं अभी बात ही कर रहा था। आज इतना ज़बरदस्त डायनामिज्म अवेलेबल है। एंड आई थिंक अगर ये मैसेज इन तक जाएगा तो हो सकता है ये लोग इतने नॉलेजेबल हैं कि ये हम लोगों की गलतियां भी करेक्ट कर सकते हैं। वाटर को कंजर्व करने की बात है, और क्या तरीके हो सकते हैं? यूटेंसिल्स और सब्जियों को The water should be used for putting for plants. Yeah. The water, I remember in my grandmother's house and all that, whatever vessels were cleaned, the vegetables, everything, the water was never thrown away. It was put under the coconut tree. But today, if you're looking for a tree, it's difficult to find. सिस्टर्न जो है, सिस्टर्न जो हमारा फ्लश होता है कमोड के पीछे, वो छोटे होने चाहिए या Very बड़े होने small. चाहिए? छोटे होने चाहिए। Absolutely. या वो So much of water is being used unnecessarily. या उसमें दो होने चाहिए, दो जो आने लगे हैं। आने लगे हैं, Yeah, जो yeah. आने लगे हैं, जिसमें एक हाफ लीटर वाला हाँ, होता है, और एक एक- फुल yeah. फुल बट जो होता भी है। हो करेक्ट होना चाहिए साइंटिफिकली। साइंटिफिकली करेक्ट होना चाहिए, so that it is हाँ, clean. yes. At the same time, we should not be pressing the Unnecessarily big going on. lever Yes. when the small lever will do. बिकॉज हाइजीन सैनिटेशन हम कंप्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे Absolutely. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, क्योंकि वो एक और वेस्टेज हो जाएगा, और बीमारी भी, है। हाँ। और भी बहुत बड़ा वेस्टेज वो तो है। अभी आते हैं प्रश्नों पे। पहला क्वेश्चन है, हम लोग संसाधन जो है इंडिया में 2 चीज़ है, एक तो उनका गलत इस्तेमाल और दूसरा जो पहुंचने में उनका वेस्टेज है हर चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी, पानी। तो हमारे यहाँ कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्सटेंसिव गवर्नमेंट ऐसा प्रोग्राम क्यों नहीं चलाती कि हर चीज़, रोड, पानी, हर चीज़ अपनी जगह से अपने यूज़र तक ढंग से पहुँचे, कम से कम वेस्ट में? इसमें हम इतने पीछे क्यों हैं? दूसरा ये था कि जब हम पहुंच जाते हैं तो हमारा जो एटीट्यूड है, जो डिसिप्लिन का लैक है, उसको करेक्ट करने के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स होना चाहिए जो हमें एटलीस्ट पहला स्टेज अवेयर तो करवा दे कि हम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत कनेक्टेड सवाल है आज के समय से। एक चीज़ हमको चाहिए, वो करेक्ट समय पर, करेक्ट जगह पर, दुरुस्त हालत में, दुरुस्त तरीके से पहुँचे। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नेंस इशू है, क्योंकि रेलवेज, रोड, ये सब अभी तक गवर्नमेंट के हाथ में है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं
हम सबको खलता है और हम सबको बुरा लगता है। एक एप्लीकेशन फॉर्म ही ले लीजिए, एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस ले लीजिए, वो है प्रॉब्लम और उसको ज़रूर मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट हुआ है, मगर जिस इम्प्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है, जिस टाइम की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये जनरेशन जो है ये मेल और टेक्नोलॉजी, SMS और मोबाइल की जनरेशन है, इसको स्पीड में क्वालिटी रिजल्ट चाहिए, स्पीड में क्वालिटी रिजल्ट चाहिए, ऑन टाइम चाहिए। और इसके लिए आई थिंक गवर्नमेंट को जूझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा उसकी इफेक्टिवनेस लाने के लिए। क्योंकि व्हेन वी से वी आर नॉट अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, मैं मानता हूँ हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, हम बहुत ग्लोरियस और डायनेमिक, भारत देश हमारा बहुत अच्छा है, मगर अगर अंदर से हम ये प्याज के छिलकों को देखें तो हमारी आंखों में आंसू हैं। इसको ठीक करना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोग पोजीशंस में हैं उनको सोचना है और उनको इसका दारोमदार, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लेकर दुरुस्त तरीके से ठीक करना है, वरना हम शर्मसार हैं। यूजुअली इस तरह की एफिशिएंसी किसी क्राइसिस पॉइंट पे या टर्निंग पॉइंट पे आती है। जैसे जर्मनी में ये एफिशिएंसी कब आई, जब जर्मनी वॉर में गई। मैं वॉर का हिमायती नहीं हूँ, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्यूरेमबर्ग रैली हिटलर ने करी। उस रैली का पर्पस था ये देखना कि मेरी रेलवेज़ और मेरी रोड्स मेरी आर्मीज़ को कितनी जल्दी पोलैंड तक पहुंचा पाएंगी, और उन्होंने लॉजिस्टिक्स डेवलप किए उस न्यूरेमबर्ग रैली के थ्रू। 1 करोड़ लोग इकट्ठे हुए वहाँ पर, और उस न्यूरेमबर्ग रैली के थ्रू उन्होंने उस सिस्टम को ऑयल कर दिया। फ्रांस और जर्मनी में जब पूछा गया कितना टाइम लगेगा हिटलर की आर्मीज़ को पहुँचने में जर्मनी से पोलैंड के बॉर्डर तक, तो वहाँ पर बोला गया 1 महीना 2 महीने, 48 घंटे में जर्मनी में पहुँच गई, पोलैंड में पहुँच गई उनकी आर्मीज़, क्योंकि वो न्यूरेमबर्ग रैली ने ऑयल कर दिया था सिस्टम को, टेस्टिंग हो गई थी। सो इसी तरह से आज भी हमारा देश एक ऐसे कगार पे खड़ा है जब जनता अपनी चीज़ एक्सपेक्टेशन रख रही है और पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स भी आ रहे हैं सामने उठ के कि वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद आने वाले टाइम में इस तरह के लॉसेस जो आप बोल रहे हैं और वेस्टेजेस हैं ज़रूर कम होंगी, ये आशा है हमारी। मैं एक्चुअली एक्स मिलिट्री ऑफिसर हूँ, और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट होकर आर्मी में गया था तो सबसे पहली चीज़ हमको ये बताई गई थी, एफिशिएंसी पे बात कर रहा हूँ, वो ये बताई गई थी कि हमको चलना नहीं आता है। मतलब हमारी चाल ही इतनी बेढंगी थी कि वो हमको सिलेक्ट हो गए थे, हम सब लोग हो गए थे, बट हमको चलना नहीं आता। तो उस्ताद ने, जो एक 10वीं पास व्यक्ति था, मैं ग्रेजुएट था, उसने एक लाइन ऐसे बनी हुई थी 10 गज की, उसने कहा आप 10 गज चलो। तो हम लोग जब यहाँ से चले तो हमको 13 कदम चलना पड़ा, और उसने 9 कदम में कवर किया। तो जीवन भर मेरे जहन में ये है कि अगर हमारी चाल, एफिशिएंसी वहाँ से, क्योंकि कभी पैर ऐसा पड़ता है, कभी पैर ऐसे पड़ता है, 2.5 इंच 4 इंच 6 इंच का फर्क पड़ता है हर चाल में। अगेन न्यूरेमबर्ग रैली से कनेक्टेड है, मिलिट्री ऑपरेशन से कनेक्टेड, ये चीज़ हम सबको पता है, हमारे यहाँ है, कहीं हम इसको नज़रअंदाज कर गए हैं, कहीं हम इसको भूल गए हैं, या कहीं हम खा के अघा गए हैं, मतलब ये है। और ये चीज़ गलत है, इसको हमको वापस रास्ते में लाने में कोई बहुत देर नहीं लगनी चाहिए अब, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतनी है कि इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ हमारी गवर्नमेंट का ही फॉल्ट नहीं है ये। गवर्नमेंट डेफिनेटली, हमारा एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट शुड डिलीवर, ये हम में भी है, और वो हम में भी अपने में चेंज लाना है और गवर्नमेंट को भी चेंज लाना है वो, और वो दोनों चेंज हमें जल्दी से जल्दी लाने हैं, जिससे हम रियली वो देश बन पाएं जो हम बनना चाहते हैं, जो कभी थे। ठीक बात। अगला प्रश्न। हमने बात की कि हम ऐसे सिस्टम डेवलप करें, हम ऐसे उपकरण डेवलप करें जिससे कि हम वेस्टेज को बचा सकें, बट मैं इस बारे में जानना चाहूँगा कि इन सब से पहले हमें अपनी मनोस्थिति बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम आज भी देखें तो आज हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उनको वेस्ट कर रहे हैं। आप गांव में जाकर देखिए, उनके पास 8 घंटे बिजली आती है, बट 8 घंटे के अंदर 6 घंटे उसको बिजली को वो वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो तार जोड़ के रखते हैं, सस्ती बिजली उनको उपलब्ध कराई जाती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सरकार इस बारे में एफर्ट्स कर रही है, बट वो उनको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप लोग एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा मैक्सिमम पावर आपको मालूम है कैसे वेस्ट होता है। आपको ये मालूम नहीं होगा कि हमारे हर घर में टीवी है। ये टीवी हम रिमोट से कंट्रोल करते हैं।
हमारे सुविधा के लिए, हमारे कन्वीनियंस के लिए हम सवेरे उठ के टीवी ऑन करता है, बट पूरा रात उसका स्विच ऑन रहता है। हमारा जो माइक्रोवेव है, हमारा कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, डीवीडी प्लेयर्स है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे घर में, जिनका भी घर में हो, पूरा रात ऑन है। आपको मालूम है कितना पावर उसमें से वेस्टेज हो रहा है? हम थोड़ा सा एक एफर्ट लेगा कि रात को उठ के वो स्विच ऑफ करें। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे घर में है, जस्ट गेट अप, 2 कदम जाइए और उसको ऑफ कीजिए। वो 2 कदम, 2 स्टेप्स इज ऑल आई एम रिक्वेस्टिंग यू। वो 2 कदम लेने से हम हमारे भारत को सेव कर सकते हैं, उतना पावर हम सेव कर सकते हैं। बिलीव मी, इवन इन बिग इंडस्ट्रीज दे गिव lessons to their workers. Please save. It's no longer produce and that is make money. Today there is CSR. There are lessons on teaching people to save. It's no longer just making money. आजकल पहले वो हमको बगीचा में ले जाएगा, गार्डन में ले बोल दे, देखो हमारा गार्डन्स, हम कितना एनर्जी कंजर्व करते हैं, हम इधर पानी वेस्ट नहीं करते हैं। दे आर मोर प्राउड ऑफ शोइंग द एनवायरनमेंट, द गार्डन्स, देन ऑफ शोइंग द product. Do you realize that every tree you cut, how much of you are depleting the earth? It's like taking away a life. Why are we using so much of unnecessary papers? Newspapers आप लोग इतना waste करता है। ये चर्चा जारी रखेंगे। आज जो हमारे सामने 2 इम्पॉर्टेंट मुद्दे उठ के आए, वो ये है कि समय की बर्बादी भी एक बहुत बड़ी बर्बादी है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। उसके लिए एफिशिएंट रोड और ट्रैफिक डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मुद्दा उठ के आया कि वाटर को जो कंजर्वेशन है उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी अपनी आदतें बदलने से। फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते, तब तक के लिए हम जय हिंद। ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है, ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। दूसरे की फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है, ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही शो हम ऐसे क्यों हैं में। पिछले हफ्ते हमने चर्चा उठाई वेस्टेजेस पर कि क्या एरियाज हैं जिसमें हमारा वेस्टेज बहुत है और उसको कैसे कम किया जा सकता है। 2 एरियाज हमने डिस्कस किए, एक एरिया था पानी का और एक था समय का। हमारे साथ 2 खास मेहमान, सुभा राजन जी, ये हैं एक्सटर्नल अफेयर्स की हेड CII में, और हमारे साथ हैं मिस्टर शैलेश तिवारी, ये हैं रीजनल डायरेक्टर HR फॉर साउथ एशिया फॉर G4S। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू। साथ में हमारे ऑडियंस है भारतीय विद्या भवन से। आपसे शुरू करते हैं शैलेश जी, पावर कहाँ कहाँ वेस्ट होता है हमारा, किस किस एरिया में वेस्टेज मैक्सिमम है पावर की? सबसे पहला पॉइंट ट्रांसमिशन से शुरू होता है, फिर घर की यूटिलिटीज़ वगैरह में मैं जाता हूँ। ट्रांसमिशन 27% वेस्टेज है हमारा। नॉर्मली वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज एफिशिएंसी के हिसाब से 7%, 5%, 7% इज़ द बेंचमार्क विच वी कैन टेक, बट 27% वेस्टेज उसका कॉस्ट हमारे ऊपर पड़ता है। और 27% वेस्टेज आज की देश में, प्रगतिशील विकासशील देश में, इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल नॉर्म। तो आज अगर 2 रुपये 45 पैसे या कुछ था, आई बिलीव 3 रुपये हो गया है, तो ये चीज़ एक्चुअली में इनडायरेक्टली हम ही को हिट कर रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी को हिट कर रही है।
और हमारी कॉस्ट को बढ़ा रही है। बाकी घरों में पहली चीज़ तो ये है कि मेरे को ये आइटम जो इलेक्ट्रिकल यूज़ करनी है उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं। मुझे फैशन में लेनी है, ईगो में लेनी है, सोसाइटी में लेनी है, क्या मुझे ज़रूरत है या नहीं है, ये बहुत। क्या मेरे घर में 3 टीवीज़ की ज़रूरत है कि नहीं। आज ये एक इक्विपमेंट एज अ चाइल्ड के हाथ में, एवरी फैमिली मेम्बर के हाथ में है। अपना CD रिकॉर्डर है, CD प्लेयर है,